SOPs पर पाबंदी करने के लिए जैसी आप मदद चाहें, हम हाजिर हैं, लेकिन ना करें ऐसे फैसले जिनसे ये रोजगार बंद करने वाली सूरत हाल, कर्फ्यू लाइक सिचुएशन पैदा करना। सिंध हुकूमत का 8 अगस्त तक नाफिज लॉकडाउन में नरमी का ऐलान। डबल सवारी और प्राइवेट गाड़ियों में 2 अफराद की पाबंदी खत्म। दूध, दही और बेकरी शॉप्स 24 घंटे खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट्स को होम डिलीवरी की इजाज़त। बरामदी शोबे के साथ दीगर पैदावारी शोबे और ज़रूरी खिदमात से वाबस्ता सनतें भी खुली रहेंगी। सिंध में विफाक के ज़ेरे एहतमाम शोबे SOPs के साथ काम करते रहेंगे। फ़ज़ाई ऑपरेशन मामूल के मुताबिक। रेलवे में 70% मुसाफिरों की इजाज़त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और मुतल्लिका सर्विसेज जारी रहेंगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर। सिंध में सनत और ट्रांसपोर्ट की बंदिश के बारे में फैसलों पर नजरसानी की ज़रूरत है। कल NCOC के इजलास में सिंध हुकूमत इन तमाम मामलात पर तफसीली मुशावरत करेगी। ऐसी हिकमत अमली वज़ा करना होगी जिससे अवाम की सेहत और रोज़गार का दिफा मुमकिन हो। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर। आप इनफरादी फैसले नहीं कर सकते। वफाकी हुकूमत और NCOC की जो हिकमत अमली है आप उससे बाहर नहीं जा सकते। जो ताजर तबका है, जो हमारे कमज़ोर लोग हैं, उनकी मईशत को इतना स्क्वीज़ ना करें कि उनकी कमर टूट जाए। सिंध हुकूमत ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद किया होता तो आज ये सूरत हाल न होती। माशी इस्तेहकाम के वक्त मुकम्मल लॉकडाउन की बातें नामुनासिब हैं। सूबाई हुकूमतें इनफरादी फैसले नहीं कर सकती। इन्हें वफाकी हुकूमत और NCOC की हिकमत अमली पर अमल दरामद करना होगा। वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर में बतदरीज तेजी। मुस्बत केसेस की शरह 8.4% तक पहुंच गई। 4,950 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 65 अफराद जाम हक। हलाकतों की मजमूई तादाद 23,360 हो गई। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान कल दोपहर 3 बजे बराह रास्त तमाम की टेलीफोन कॉल सुनेंगे। वज़ीर आज़म की अवाम से ये नशिस्त पाकिस्तान टेलीविजन, रेडियो पाकिस्तान और डिजिटल मीडिया पर बराह रास्त नशर की जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए हमें क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान विजन को आगे बढ़ाना होगा। माहौल को साफ और सरसब्ज शादाब बनाने से सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा और मईशत तरक्की करेगी। नौजवान नस्ल पाकिस्तान को सरसब्ज और शादाब बनाने में भरपूर हिस्सा ले। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का तकरीब से खिताब। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। डीजल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये और 71 पैसे इजाफा। मिट्टी का तेल 35 पैसे महंगा। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होगा। अफगान सूबे हेलमंद के शहर लश्करगाह में तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान शदीद लड़ाई। दोनों तरफ से भारी जानी नुकसान की इत्तलात। भारतीय फौज काबुल इंतजामिया की मदद कर रही है। लड़ाई में भारतीय जंगी तैयारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तालिबान का इल्जाम। जंगज़दा इलाकों में बिजली, मोबाइल फोन सर्विस और तालीमी इदारे बंद। हजारों लोगों की नकल मकान। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। पुलवामा में मजीद 2 नौजवान शहीद। काबिज फौज ने मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की शदीद मसम्मत। मोदी हुकूमत के कश्मीर प्रीमियर लीग को नाकाम बनाने के ओछे हथकंडे। गैर मुल्की खिलाड़ियों को लीग में शिरकत पर भारत में दाखिला बंद करने की धमकी। कवरेज के लिए आने वाले 80 प्रोफेशनल्स को भी डराने की कोशिश। भारत की जानिब से गैर मुल्की खिलाड़ियों को KPL में शिरकत से मुतनफ़्फ़र करना काबिल मज़म्मत है। शहरियार आफरीदी और कश्मीर प्रीमियर लीग के ओहदेदारों की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
गयाना में दूसरा T20 मैच, वेस्ट इंडीज का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला, पाकिस्तान की बैटिंग जारी। मैच देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कौमी टीम में एक तब्दीली, जख्मी आजम खान की जगह सुहेब मकसूद टीम में शामिल। सीरीज का पहला मैच बारिश के बायस बेनतीजा रहा था। और टोक्यो ओलंपिक से मेडल टेबल पर चीन सरफहरिस्त। चीन के 21 तिलाई, 13 चांदी और 12 कांसी के तमगे। जापान 17 सोने, 5 चांदी और 8 कांसी के तमगों के साथ दूसरे नंबर पर। अमेरिका को 16 गोल्ड, 17 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ तीसरी पोजीशन हासिल। टोक्यो ओलंपिक्स देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं सदफ अली खान और स्पोर्ट्स न्यूज़ के लिए मैं आपके साथ हूंगा मोहम्मद अनीस। नाज़रीन, खबरों की तफसील शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, आपके बैंक से बात कर रही हूँ। आपका डेबिट कार्ड सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ब्लॉक कर दिया गया। अनब्लॉक करने के लिए अपना कार्ड नंबर और पिन कोड बताएं। हेलो मैम सना, आपको SMS के जरिए एक OTP कोड रिसीव हुआ होगा, वो बता दें। सर, आपके क्रेडिट कार्ड से कुछ मशकूक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई हैं। क्या? फौरी इन्वेस्टिगेशन के लिए अपना CVV वेरीफाई कर। अभी बताता हूँ। फोन की घंटियां तो बजती रहती हैं, पर कुछ घंटियां खतरे की भी होती हैं। कोई भी बैंक या सरकारी इदारा कभी भी फोन, SMS या ईमेल के जरिए आपकी अकाउंट डिटेल्स, पिन कोड, OTP या डेबिट क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी एहसास डिटेल कभी नहीं पूछता। अगर कोई कॉल, ईमेल या SMS के जरिए आपसे ये डिटेल मांगता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस कॉल की तमाम डिटेल अपने बैंक के कॉल सेंटर को पहुंचा दें। तो फिर आए मिलकर इन जालसाजों को पकड़ते हैं। A public service message by Pakistan Banks Association in collaboration with State Bank of Pakistan. तफसीलात में सबसे पहले आपको आगाह करें। सिंध हुकूमत ने आज से 8 अगस्त तक नाफिज लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया है। डबल सवारी पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई है। प्राइवेट गाड़ियों में भी 2 अफराद की पाबंदी भी हटाने का फैसला किया गया है। दूध दही की दुकानें और बेकरियां 24 घंटे खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट्स को 24 घंटे होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद जुबैरुद्दीन। महकमे दाखिला सिंध की जानिब से तरमीम करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध हुकूमत ने सूबे भर में लॉकडाउन के निफाज में नरमी का ऐलान किया है, जिसके तहत दूध दही की दुकानों और बेकरी को 24 घंटे खुले रखने की इजाजत दी गई है, जबकि रेस्टोरेंट्स की जानिब से भी 24 घंटे होम डिलीवरी जारी रहेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक डबल सवारी पर पाबंदी और प्राइवेट गाड़ियों में भी 2 अफराद की पाबंदी का इतलाक खत्म कर दिया गया है। चिंची, रिक्शा और टैक्सी अपनी गुंजाइश के मुताबिक मुसाफिरों को बिठा सकेंगे, जबकि इंटरसिटी बस सर्विस वैक्सीनेशन सेंटर तक चलती रहेंगी। बरामदी शोबे के अलावा दीगर मैन्युफैक्चरिंग और पैदावारी शोबों की जरूरी खिदमात से वाबस्ता सनतों को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। तहम इन इदारों के मालिकान और मुलाजमीन को वैक्सीनेशन कराना लाजमी है। अगर कोई रेस्टोरेंट इंडोर डाइनिंग करा रहा होगा, कोई शादी हॉल समाजी तकरीब, शादी ब्याह की तकरीब करा रहा होगा, उसको सील किया जाएगा। हम चाहते हैं कि अगले 9 रोज लोग घरों से बाहर निकलें तो एक ही मकसद के लिए निकलें, और वो है वैक्सीन लगवाने के लिए। जो एग्जेम्प्टेड इदारे हैं उनको काम करने की इजाजत है। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल ने कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कोई सूबा अकेला ये फैसला नहीं कर सकता कि मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन लगाया जाए। सूबे सिंध में SOPs पर अमल दरामद करने के बजाय कारोबार बंद किया जा रहा है। गवर्नर सिंध का कहना था कि SOPs पर अमल दरामद के लिए गवर्नर और विफाक की तरफ से हर तरह की मुआविनत को यकीनी बनाया जाएगा। हम मदद करने को तैयार हैं। हम इस कोविड की सिचुएशन में जो कुछ बन पड़ेगा वफाक करेगा। फर्ज है वफाक का अपने सिंध के लोगों की मदद करना, और वो कर रहा है। वैक्सीन 100% वैक्सीन वफाक ने खरीदी। ये मानसून के सीज़न के लिए 35 अरब रुपया खर्च किया जा रहा है, वो 3 नालों के ऊपर।
اور پھر سننے کو ملتا ہے کہ جی کوئی پیسہ کسی نے نہیں دیا. میں تو حیران اس چیز پر ہوں کہ جتنی آپ کوشش کریں مدد کرنے کی، جتنی کوشش کریں ساتھ چلنے کی، جتنی کوشش کریں مل کے چلنے کی. میں نے کل وزیر اعلیٰ کو میں نے انہیں کال کر کے، اور ہی اگریڈ ود مائی آئیڈیا. میں نے انہیں کال کر کے کہا کہ کم سے کم جو انڈسٹریز جنہوں نے ویکسینیشن کرائی ہوئی ہے 100% اپنے لوگوں کی، اپنے اسٹاف کی، کم سے کم ان کو تو اجازت دیں. ان کو اس لائن میں کیوں کھڑا کر رہے ہیں ہم؟ کراچی سمیت صوبہ بھر میں لاک ڈاؤن کے پہلے روز کاروباری سرگرمیاں معطل رہیں، جبکہ دودھ، دہی اور اشیاء خوردونوش کی دکانیں اپنے مقررہ وقت تک کھلی رہیں. صوبے میں تفریحی مقامات، پارکس، جمز، شادی ہال سمیت ریسٹورنٹس میں انڈور اور آؤٹ ڈور ڈائننگ پر مکمل پابندی عائد ہے، جبکہ ہوم ڈیلیوری سروس جاری رکھنے کی اجازت دے دی گئی ہے. کراچی کے علاوہ سندھ کے دیگر شہروں حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ، میرپور خاص سمیت دیگر شہروں میں بھی لاک ڈاؤن رہا. محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کہا ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن میں کچھ سیکٹرز کو دیے گئے استثنا کے علاوہ وفاق کے زیر انتظام دیگر شعبے بھی SOPs کے ساتھ کام کرتے رہیں گے. وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا کہ سندھ میں صنعت اور ٹرانسپورٹ کی بندش کے بارے میں فیصلوں پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. ہم اپنے نقطہ نظر سے سندھ حکومت کو آگاہ کیا تھا، جس کی بنیاد پر کی گئی جزوی تبدیلی خوش آئند ہے. مزید تفصیل بتائیں گی نمرہ سہیل. NCOC کے مطابق حفاظتی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے فضائی آپریشن معمول کے مطابق جاری رہے گا. ریلوے 70% مسافروں کے ساتھ اپنا آپریشن جاری رکھے گی. پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور اس سے متعلقہ سروسز بھی معمول کے مطابق جاری رہیں گی. وفاق کے زیر انتظام دفاتر میں عملے کی تعداد کو کم سے کم اور SOPs کے مطابق فرائض سر انجام دینے کی ہدایات کی گئی ہیں. NCOC کے سربراہ اور وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ سندھ میں صنعت اور ٹرانسپورٹ کی بندش کے بارے میں فیصلوں پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے نقطہ نظر سے سندھ حکومت کو آگاہ کیا تھا، جس کی بنیاد پر کی گئی جزوی تبدیلی خوش آئند ہے، لیکن ابھی بھی مزید ترمیم کی ضرورت ہے. اسد عمر نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ کل NCOC کے اجلاس میں سندھ حکومت ان تمام معاملات پر تفصیلی مشاورت کرے گی اور ایسی حکمت عملی وضع ہوگی جس میں ریاست کے سب ستون مل کر سندھ کے عوام کی صحت اور روزگار دونوں کا دفاع کریں. انہوں نے کہا کہ قومی ہم آہنگی سے مرتب حکمت عملی نے اللہ کے فضل سے کرونا کی 3 لہروں کو شکست دینے میں کامیابی دلائی. اگر ہر صوبہ اپنی مرضی کے فیصلے اور صرف اپنے وسائل پر انحصار کرتا تو کبھی بھی یہ کامیابی نہ حاصل ہوتی. وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ 1 سال کی کارکردگی کے بعد کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ایک قومی پلیٹ فارم ہے جس کے فیصلوں میں سیاست کا کوئی عمل دخل نہیں اور تمام فیصلے قومی بہتری کو سامنے رکھ کر کیے جاتے ہیں. پاکستان کی کرونا حکمت عملی سے عوام کی صحت اور روزگار دونوں کا دفاع کیا گیا اور اس کو دنیا میں پذیرائی حاصل ہوئی. اسد عمر نے کہا کہ NCOC فورم پر زمینی حقائق کا باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد فیصلے کیے گئے. اس پلیٹ فارم میں تمام وفاقی سول اور ملٹری ادارے اور صوبے موجود ہوتے ہیں. دوسری طرف ملک میں کرونا کی مثبت کیسز کی شرح 8.46% ریکارڈ کی گئی. NCOC کے اعداد و شمار کے مطابق 24 گھنٹے میں مہلک وائرس کے 4,950 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ مزید 65 افراد جان کی بازی ہار گئے. ملک بھر میں ویکسینیشن کا عمل بھی جاری ہے. اب تک مجموعی طور پر 2,96,48,000 سے زائد افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے. ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے کہ کرونا وبا سے بچنے کے لیے SOPs پر مکمل عمل درآمد کریں، ماسک لگائیں اور سینیٹائزرز کے استعمال کے ساتھ ساتھ ہاتھ کو 20 سیکنڈ تک وقفے سے دھوئیں. نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وزیر اطلاع چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ معاشی استحکام کے وقت مکمل لاک ڈاؤن کی باتیں نامناسب ہیں. ہم نے کرونا وائرس کی پہلی 3 لہروں کا کامیابی سے مقابلہ کیا. جب ہماری حکمت عملی کامیابی سے ہمکنار ہو رہی ہے تو اسے بدلا نہیں جا سکتا. لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ صوبائی حکومتیں انفرادی فیصلے نہیں کر سکتی. صوبوں کو وفاقی حکومت کی گائیڈ لائنز اور NCOC کی حکمت عملی پر عمل درآمد کرنا ہوگا. سندھ جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کی شاہ رگ ہے. جب معیشت اوپر جا رہی ہے اس وقت آپ ایک کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں، جو بڑی نامناسب بات ہے. اور اس کے اوپر آرٹیکل 149، آرٹیکل 151 اور پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ بالکل واضح ہے. آپ انفرادی فیصلے نہیں کر سکتے. وفاقی حکومت اور NCOC کی جو حکمت عملی ہے آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو بھی حکمت عملی بنائیں وہ NCOC کی منظوری سے، وفاقی حکومت کی گائیڈ لائنز کے اوپر آپ جو ہے وہ بنائیں.
चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि वफाक कोरोना वायरस के खात्मे से मुतालिक सूबाई हुकूमतों से हर मुमकिन ताउन कर रहा है। सिंध हुकूमत फौरी तौर पर सनतों को खोले और मेहनत कश तबके को तंग ना किया जाए। आप इंडस्ट्री फौरी तौर के ऊपर जो है वो खोलें, और इसी तरीके से जो ताजर तबका है, जो हमारे कमज़ोर लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, उनको आप उनकी मईशत को इतना स्क्वीज़ ना करें, इतना तंग ना करें कि उनकी कमर टूट जाए। आप जो आपको हिकमत अमली दी जा रही है, आप उसके ऊपर अमल करें। अगर आप इतने बड़े बुजुर्ग महर होते, इतने अक्लमंद होते, तो आज कराची की हालत ही ना होती। अगर आपने SOPs प्रॉपरली लगाई होती, SOPs के ऊपर अमल दरामद किया होता, तो आज ये सिचुएशन ना होती। लेकिन बहरहाल इस बहस में पड़े बगैर कि क्या गलती है क्या नहीं है, हम पूरा जो तमाम सूबाई हुकूमतें हैं उनके पीछे खड़े हैं। वफाकी हुकूमत उनको पूरा सपोर्ट कर रही है, लेकिन सूबाई हुकूमतें इनफरादी फैसले नहीं कर सकती। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान कल दोपहर 3 बजे बराह रास्त तमाम की टेलीफोन कॉल सुनेंगे। वज़ीर आज़म की आवाम से ये नशस्त पाकिस्तान टेलीविज़न, रेडियो पाकिस्तान और डिजिटल मीडिया पर बराह रास्त नशर की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जुलाई में रिकॉर्ड महसूलात की वसूली पर FBR की काविशों को सराहा है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि महसूलात की वसूली इस वक्त 410 अरब रुपए है, जो इस मुद्दत का सबसे ज़्यादा और हदफ से 22% ज़्यादा महसूल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि महसूलात में रिकॉर्ड इजाफा पायदार इक़्तिसादी तरक्की और मईशत की बहाली के लिए हुकूमत की पॉलिसियों का मज़हर है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के असरात से निपटने के लिए हमें क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के विजन को आगे बढ़ाना होगा। ईवान सदर में मौसम बरसात की शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाने की तकरीब से खिताब करते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि हम पाकिस्तान को सरसब्ज शादाब वोट के लिए नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए बना रहे हैं। मुहिम के तहत ईवान सदर के अहाते में तकरीबन 10,000 पौधे लगाए जाएंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं हारून इलाही तूर। 10 अरब दरख्त उगाने के हदफ को आगे बढ़ाते हुए इस साल मौसम बरसात में मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम जारी है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौम खास तौर पर नौजवानों पर जोर दिया कि वो ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं ताकि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के असरात से बच सके और हमारी आइंदा नस्लें महफूज हों। बेइंतहा ज़रूरी है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को अपने जहन में रखें। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा। पाकिस्तान के अंदर ग्लेशियर मेल्ट सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान के अंदर ये फॉरेस्ट्री जो इन्होंने शुरू कर दी, ये वोट्स के लिए नहीं की थी। कीप इमेजिनिंग द फैक्ट कि जब ये इन्होंने बिलियन ट्री सुनामी किया था, उसका ताल्लुक वोट से कोई था ही नहीं। दिस इज़ अ डायरेक्शन जो रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप कौम की अगली नस्लों के लिए डायरेक्शन तय करती है। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर की अपना ख़ास वलवला कि वो कुदरत के करीब ज़्यादा रहना चाहते हैं, ख़ुद भी ज़िंदगी भर यही किया और अप्रिशिएट किया। और आप लोग जिस तरह से कुदरत को अप्रिशिएट करें, तो हैट्स ऑफ टू योर द यंगस्टर्स हु आर हियर टुडे, एंड वी वांट यू टू टेक दिस बर्डन एंड मेक पाकिस्तान ग्रीन एंड क्लीन। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के लिए वजारत मौसमियाती तब्दीली की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि कोरोना वबा के दौरान शजरकारी के लिए जबरदस्त काम हुआ। उन्होंने कहा कि माहौल को साफ और सरसब्ज शादाब बनाने से सेहत को फरोग मिलेगा और मुल्की मईशत तरक्की करेगी। इससे पहले सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने ईवान सदर के सब्जाजार में मौसम बरसात की शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया। सदर मुमलिकत की अहलिया बेगम समीना अलवी ने भी पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। तकरीब में नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और शजरकारी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए ठोस अज़्म का इजहार किया। मुआविन ख़ुसूसी मलिक अमीन असलम और वजीर मुमलिकत जरताज गुल ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को 10 बिलियन ट्री सुनामी मनसूबे पर ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत को बताया गया कि 10 अरब दरख्त उगाने का हदफ टाइम लाइन के मुताबिक मुकम्मल किया जा रहा है, जिससे 85,000 मुलाजमतें पैदा हुई हैं। दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ करती है। हारून इलाही तूर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ारत ख़ज़ाना ने आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में ₹1.71, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत 35 पैसे इजाफा किया गया है। हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल ऑयल की मौजूदा कीमत बरकरार रखने का फैसला किया गया है। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। नाज़रीन, मज़ीद खबरें शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
कोई भी बैंक या सरकारी इदारा आपके अकाउंट डिटेल्स, पिन कोड, OTP या डेबिट क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी एहसास डिटेल कभी नहीं पूछता। अगर कोई कॉल, ईमेल या SMS के जरिए आपसे ये डिटेल मांगता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस कॉल की तमाम डिटेल अपने बैंक के कॉल सेंटर को पहुंचा दें। तो फिर आए मिलकर इन जालसाजों को पकड़ते हैं। A public service message by Pakistan Banks Association. वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल का फ़ैसला वहाँ के अवाम ने करना है। अफ़गान हुकूमत और तालिबान को मिलकर मामलात आगे बढ़ाना होंगे। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम अफ़गानिस्तान में किसी मुसल्लत करदा हुकूमत के हामी नहीं। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान मसले का सियासी हल और पायदार अमन का क़याम चाहता है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान अफ़गान क़यादत समेत तमाम स्टेक होल्डर से राब्ते में है। चीन, रूस, तुर्की, ईरान और दीगर मुल्कों से बात करके हम आगे बढ़ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान समेत आलमी बरादरी को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश है। यूरोपीय यूनियन के अरकान पार्लियामेंट ने भी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इजहार करते हुए ख़त इरसाल किया है। एक सवाल पर वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के बाद तहरीक इंसाफ अब आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत बनाने जा रही है। अवाम की हिमायत से सिंध में भी हुकूमत बनाएंगे। खबर ने आपको अफगानिस्तान से, जहां हेलमंद के दारुल हुकूमत लश्करगाह में तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान घमसान की लड़ाई जारी है। दोनों तरफ से भारी जानी नुकसान की इत्तलात हैं। तालिबान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि भारतीय फौज काबुल इंतजामिया की मदद कर रही है और लड़ाई में भारतीय जंगी तैयारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अमरीकी ज़राए इब्लाग के मुताबिक मुल्क के शुमाली इलाकों का कंट्रोल हासिल कर लेने के बाद तालिबान अब जुनूब मशरिक़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं। कंधार समेत जंगज़दा इलाकों में बिजली और मोबाइल फ़ोन सर्विस और तालीमी इदारे बंद हैं और हज़ारों की तादाद में लोग नकल मकानी कर रहे हैं। खबर रसा इदारे राइटर्स के मुताबिक मुतरजमीन और मुआवनीन को अफगानिस्तान से निकालने का अमल जारी है और पहले ग्रुप में 200 अफगान मुतरजमीन और मुआवनीन को खुसूसी तैयारे के जरिए अमरीका मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ उन्हें नेटो फोर्सेस की मदद के एतराफ़ में अमरीका में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार करने की इजाज़त दी गई है। व्हाइट हाउस ने 14 जुलाई को ऑपरेशन एलाइज रिफ्यूज का ऐलान किया था, जिसके तहत अफगानिस्तान में गैर मुल्की फ़ौज के लिए काम करने वालों को तालिबान से महफूज रखने के लिए अमरीका मुंतकिल किया जाना था। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि मज़ीद 700 अफराद को अफगानिस्तान से निकालने की कार्रवाई जारी है। तुर्की में बुहेरा रोम के साहिली इलाकों में लगी आग मज़ीद फैलती जा रही है और 4 रोज़ के दौरान अब तक 6 अफराद की हलाकत की खबर आई है, जबकि सैकड़ों ज़ख्मी हो चुके हैं। जनूब मगरबी तुर्की के साहिली इलाकों में फैलने वाली आग से लाखों अफराद मुतासर होकर घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए। हुकाम के मुताबिक 21 सूबों के 98 मकामात पर लगी आग में से 88 पर किसी हद तक काबू पा लिया गया है। बुरा एल्जियन के साहिली शहर मरमारा में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, जबकि अनातोलिया में मारूफ सियाहती इलाके के करीब 10 मकामात पर जंगलाती आग लगी है। होटलों को सयाहों से खाली करा लिया गया है। तुर्की के वज़ीर ज़राअत का कहना है कि आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने में वक्त लग सकता है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशत गर्दी जारी है और काबिज फोर्सेज ने पुलवामा के इलाके नागबिरन तारसर में मुहासरा तलाशी के दौरान 2 नौजवान शहीद कर दिए हैं। KMS के मुताबिक आखिरी इत्तलात आने तक इलाके में फौजी ऑपरेशन जारी था। सीनियर हुर्रियत रहनुमा गुलाम मोहम्मद खान सोपुरी, जो शहीद नौजवानों के अहल खाना से इजहार यकजहती के लिए सोपुर के इलाकों वारपुरा, डांगरपुरा और ब्राड कलां गए, काबिज फोर्सेज की तरफ से मुहासरा तलाशी की कार्रवाइयों में शिद्दत और इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार किया। जम्मू कश्मीर मैस मूवमेंट ने मकबूजा इलाके और भारत की मुख्तलिफ जेलों में गैर कानूनी तौर पर नजरबंद हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा किया है। भारत के बदनाम ज़माना तहकीकाती इदारे NIA ने बारूदी सुरंगें बरामद करने के 2 अलग अलग मुकदमात के सिलसिले में शोपियां, इस्लामाबाद, बानिहाल और जम्मू समेत मुख्तलिफ इलाकों में 14 मकामात पर छापे मारे। मकबूजा रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में चस्पा किए गए पोस्टरों में 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की तारीख का स्याह दिन करार दिया गया है। भारतीय हुकूमत ने इस रोज़ जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके इलाके का सख्त फौजी मुहासरा कर लिया था। श्रीनगर में इस्लामी तंजीम आज़ादी के चेयरमैन अब्दुस्समद इनकलाबी ने कहा है कि रियासती अवाम ने 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी और एकतरफा इक़दामात को तस्लीम नहीं किया और वो भारत से मुकम्मल आज़ादी तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। ब्रसल्स में कश्मीर काउंसिल यूरोप के चेयरमैन अली रजा सैयद ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की संकीन सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करने पर यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट की तारीफ की है। यूरोपीय पार्लियामेंट के 16 अरकान ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन सूरत हाल पर यूरोपीय कमीशन को खत लिखा है और इस मामले पर आवाज़ बुलंद करने पर
जोर दिया है। कश्मीरी मीडिया सर्विस के मुताबिक यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डेर लेयन और नायब सदर जोसेफ बोरेल के नाम खत में कहा गया है कि यूरोपीय यूनियन को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों पर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। खत में कहा गया है कि यूरोपीय यूनियन को अपने तमाम भारतीय और पाकिस्तानी शराकतदारों के ताउन से आलमी बिरादरी की तरफ से कश्मीरी अवाम के साथ किए गए वादों को पूरा करने और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करना चाहिए। यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट ने पाकिस्तानी और भारतीय कानून साजों के साथ साथ कश्मीरी रहनुमाओं के साथ मिलकर काम जारी रखने के अज़्म ज़ाहिर किया ताकि खित्ते में अमन और मुज़ाकरात के लिए साज़गार माहौल के क़याम के लिए इन पर जोर दिया जा सके। खत में कहा गया है कि ये बात इंतहाई अहमियत की हामिल है कि कश्मीरियों को अपने मुस्तक़बिल के तयन का हक़ दिया जाना चाहिए। नाज़रीन, भारत की जानिब से खेल में सियासत को मुलव्वस करना कोई नई बात नहीं। कश्मीर प्रीमियर लीग में गैर मुल्की खिलाड़ियों को शिरकत से रोकने के लिए भारत की जानिब से ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए गए हैं। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि मोदी हुकूमत ने हमेशा क्रिकेट को अपनी मज़मूम सियासत की भेंट चढ़ाया। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरार आफरीदी का कहना है कि कश्मीर प्रीमियर लीग के मुज़फ़्फ़राबाद में इनेक़ाद पर भारत बौखला गया है। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद मजहर अब्बास। खुद पे है यकीन तो हारना नहीं सामने। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि तहरीक आज़ादी कश्मीर के और आज़ाद कश्मीर के बानी सदर गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की 17वीं बरसी आज मनाई गई। उनकी ज़िंदगी और जद्दोजहद के बारे में देखते हैं अदील अहमद खान की ये रिपोर्ट। 1915 कोट मत्ते खां रावलाकोट में पैदा होने वाले सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान कश्मीर की ऐसी शख्सियत के तौर पर उभरे जिन्होंने अपनी कायदाना सलाहियतों से काम लेकर सदियों से गुलाम कौम में जज्बा आज़ादी की रूह फूंक दी। 19 जुलाई 1947 को श्रीनगर में वाक़ आपके घर में करारदाद इल्हाक़ पाकिस्तान पेश की गई। सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में जिस तरह कश्मीरियों की भरपूर नुमाइंदगी की वो उनकी फ़हम फ़रासत की भरपूर मिसाल है। इन्हीं की तकरीर पर मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें पास हुईं। आपने 24 अक्टूबर 1947 को आज़ाद कश्मीर की पहली इनकलाबी हुकूमत की कमान संभाली और आज़ाद कश्मीर के बानी सदर होने का एजाज़ हासिल किया। करारदाद इल्हाक़ पाकिस्तान से लेकर आज़ाद हुकूमत के क़याम तक आपकी ज़िंदगी जदोजहद, इस्तिकामत और कुर्बानियों से इबारत है। सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान एक गैर मुतनाज़ा लीडर की हैसियत से सियासत के मैदान में सरगर्म अमल रहे। उन्होंने आज़ाद कश्मीर में आइनी और जमहूरी इदारों के क़याम की बुनियाद डाली। बहुत मुश्किल में उन्होंने अपना एक जो आज़ाद कश्मीर का ये जो सेटअप कायम किया, सेक्रेटेरिएट कायम किया, जो सदारती सेक्रेटेरिएट, फिर उसके बाद उन्होंने ज़िली दफातर कायम किए और 10 महकमे कायम किए। वो 2 मरतबा आज़ाद कश्मीर के चीफ एग्जीक्यूटिव और 2 मरतबा आइनी सदर रहे। तहरीक आज़ादी के लिए खिदमात के बायस इन्हें गाजी मिल्लत का खिताब दिया गया। 31 जुलाई 2003 को आप खालिक हकीकी से जा मिले। तहरीक आज़ादी कश्मीर से लेकर आज़ाद रियासत के क़याम तक बेशुमार कारहाय नुमायाँ हैं जो गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान को जावेदां रखेंगे। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। भारतीय हुकूमत के मुतनाज़िया ज़रई क़वानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज पूरी शिद्दत के साथ जारी है और मुश्तइल किसानों ने अपनी तहरीक का रुख बीजेपी लीडरों की जानिब फेर दिया है। इत्तलात के मुताबिक राजस्थान के श्री गंगानगर में किसानों ने बीजेपी लीडर कैलाश मेघवाल पर हमला करके शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और उनके कपड़े फाड़ डाले। बीजेपी लीडर को बचाने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ में किसानों ने बीजेपी के रुकने असेंबली कमल सिंह को घसीट कर सेवरेज के गंदे नाले में फेंक दिया। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दूसरी रियासतों में भी किसान तंजीमें नरेंद्र मोदी की फाशिस्ट जमात बीजेपी के अरकान के साथ जिल्लत आमेज सलूक कर रही हैं और हुक्मरान जमात के अरकान छुपते फिर रहे हैं। अपोजिशन जमातों कांग्रेस, शिरोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज किया और मरकजी हुकूमत से तीनों ज़रई क़वानीन वापस लेने का मुतालबा किया। सेहत और तजारत से मुतालिक 4 बड़े आलमी इदारों ने कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों पर जोर दिया है कि वो गरीब और पसमानदा ममालिक को वैक्सीन फराहम करने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करें। जिनेवा में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF और वर्ल्ड बैंक ने मुश्तरका इजलास में कोविड-19 वैक्सीन तैयार करने वाले इदारों से कहा कि तीसरी दुनिया के ममालिक बिलखुसूस अफ्रीका और एशिया में वैक्सीन की दस्तयाबी तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाएं। कोरोना के भारतीय वेरिएंट डेल्टा ने पूरी दुनिया में खौफ वरास पैदा कर दिया और वो ममालिक जहाँ कोरोना पर बड़ी हद तक काबू पा लिया था अब भारतीय वायरस के हाथों परेशान है। भारत भर में दिन रात लाशें जलाने का काम जारी है। बिलखुसूस जनूबी रियासत केरला जो कोरोना का मरकज़ बनी है, रोज़ाना सैकड़ों हलाकतें हो रही हैं। मोदी हुकूमत अगरचे 4,25,000 हलाकतें तस्लीम कर रही है, लेकिन आलमी इदारे भारतीय हुकूमत के आदार शुमार पर यकीन नहीं करते। इनके ख्याल में भारत में अब तक 50 लाख से ज़्यादा अफराद दुखमाया अचल बन चुके हैं।
تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں 19 کروڑ 82 لاکھ متاثرہ افراد میں سے 18 لاکھ کے قریب صحت یاب ہو چکے ہیں، تاہم 42 لاکھ 29 ہزار جاں بر نہیں ہو سکے۔ ناظرین، آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ مودی حکومت کشمیر پریمیئر لیگ کو معطل کروانے کے حوالے سے اس کے خلاف اوچھے ہتھکنڈوں پر اتر آئی ہے۔ وزیر اطلاع چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ مودی حکومت نے ہمیشہ کرکٹ کو اپنی مذموم سیاست کی بھینٹ چڑھایا ہے۔ چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار آفتی کا یہ کہنا ہے کہ کشمیر پریمیئر لیگ کے مظفر آباد میں انعقاد پر بھارت بوکھلا گیا ہے۔ اس کی تفصیل بتا رہے ہیں محمد مظہر عباس۔ خود پہ ہے یقین تو ہارنا نہیں، سامنے کھڑی ہے فتح۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی معاونت سے ہونے والی لیگ میں نہ صرف ملکی اور غیر ملکی سٹار کھلاڑی شرکت کریں گے بلکہ کشمیری کھلاڑیوں کو بھی اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملے گا۔ پاکستان اور آزاد کشمیر میں بڑھتی ہوئی کھیلوں کی سرگرمیوں کے خلاف بھارت مسلسل سازشوں میں مصروف ہے اور کے پی ایل کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں کو روکنا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران شہریار خان آفریدی نے کہا کہ بھارت کی جانب سے غیر ملکی کھلاڑیوں کو کے پی ایل میں شرکت سے متنفر کرنا قابل مذمت ہے۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے حکام نے انگلش اور افریقن کرکٹ بورڈ کے حکام سے رابطہ کر کے کھلاڑیوں کو ہر صورت روکنے کا پیغام دیا۔ ابھی ریسنٹلی آزاد کشمیر میں الیکشن ہوئے، سکسیسفل الیکشن، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا۔ ہندوستان اس سے خائف ہے۔ بی سی سی آئی سی سی اور انگلینڈ کرکٹ بورڈ اور باقی جتنے کرکٹنگ نیشنز ہیں ان کے پلیئرز کو نہ صرف پریشرائز کر رہے ہیں بلکہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ہم پینلائز کریں گے۔ ہرشل گبز ساؤتھ افریقن کرکٹر، تلکرتن دلشن سری لنکن کرکٹر ہے، اسی طرح انگلستان کے مونٹی پنیسر اور باقی جتنے کرکٹنگ پلیئرز ہیں جو کہ گلوبلی نون ہیں، ان سب کو کے پی ایل سے متنفر کرنا اور ان کو پریشرائز کرنا یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ چیئرمین کشمیر کمیٹی نے کہا کہ لیگ کے ذریعے کشمیری عوام کی ثقافت اور طرز زندگی سے دنیا بھر کو آگاہ کریں گے۔ کے پی ایل کو اعلیٰ معیار کی سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ انٹرنیشنل پلیئرز پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اس میں وہ تمام سٹینڈرڈز جو انٹرنیشنل لیول کی تمام فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی ہیں، اس میں کومنٹیٹرز ہوں، ایکوپمنٹ ہو، وہ ٹرانسمیشن کے حوالے سے وہ گلوبلی نون جو کی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو انگیج کرنا۔ آزاد کشمیر کے مظفر آباد میں جب یہ کے پی ایل کا ایونٹ ہوگا، ان کا کلچر، ان کی آئیڈینٹی، ان کے نارمز، ان کے ویلیوز، ان کے لیے جب وہ آواز بنیں گے گلوبلی تو شاید اس سے ہندوستان خائف ہے۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان میں بھی کے پی ایل کے طرز پر کرکٹ لیگ شروع ہوگی۔ صدر کشمیر پریمیئر لیگ عارف ملک نے کہا کہ لیگ میچز دنیا کے 27 ملکوں میں براہ راست نشر ہوں گے۔ لیگ کے خلاف بھارتی سازشوں پر ساؤتھ افریقن کھلاڑی ہرشل گبز بھی پھٹ پڑے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ کھلاڑیوں پر بھارتی دباؤ غیر ضروری ہے۔ بھارتی بورڈ نے دباؤ ڈال کر مجھے لیگ میں شرکت سے روکنے کی کوشش کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے کشمیر پریمیئر لیگ کے خلاف بھارتی سازشوں پر اپنے رد عمل میں کہا کہ یہ پہلا موقع نہیں کہ مودی حکومت نے کرکٹ کو اپنے مذموم سیاست کی بھینٹ چڑھایا ہو۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی اقدامات کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ایسے اقدامات سے کشمیر کی جدوجہد کو نقصان نہیں، فائدہ ہی ہوگا۔ لیگ کے خلاف بھارتی سازشوں پر ترجمان دفتر خارجہ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کی جانب سے کرکٹ کو سیاست کا شکار کرنا قابل مذمت ہے۔ نوجوان کشمیری کرکٹرز کو سٹار کے ساتھ کھیلنے سے روکنا افسوسناک ہے۔ وفاقی وزیر بین الصوبائی رابطہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے بھی بھارتی اقدام کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کھیل کو سیاست سے بالاتر ہونا چاہیے۔ سینیٹر فیصل جاوید نے بھی اپنے ٹویٹ میں کہا کہ یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے پاکستان کو ورلڈ کرکٹ میں تنہا کرنے کی متعدد ناکام کوششیں کی۔ وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور عمر ایوب خان نے بھارتی اقدام پر کہا کہ مودی کی فاسسٹ حکومت بھارت میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ کھیل کو سیاست کی نظر کرنا اور لوگوں کو بلیک میل کرنا بھارت کا وتیرہ ہے۔ پی سی بی نے بھی بھارت بورڈ کی جانب سے آئی سی سی کے متعدد ممبران کو کے پی ایل سے اپنے ریٹائرڈ کرکٹرز کو واپس بلانے پر زور ڈالنے پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ پی سی بی کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ آئی سی سی کے مناسب فورم پر اٹھایا جائے گا۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر الیکشن میں شکست کے بعد بلاول بھٹو زرداری حواس باختہ نظر آتے ہیں۔
इन्हें अब 2023 तक कोई इलेक्शन मुहिम नजर नहीं आ रही। अपने बयान में वज़ीर ममलिकत ने कहा कि अगर बिलावल भुट्टो के पास धांधली के कोई सबूत हैं तो वो मुतालिका फोरम्स पर रुजू करें। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में पैसों के इस्तेमाल की सियासत ज़रदारी और नवाज शरीफ ने मुतारिफ कराई। फारूक हबीब ने कहा कि पाकिस्तान में करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स में बिलावल ज़रदारी के वालिद ने रिकॉर्ड कायम किया। वज़ीर ममलिकत ने कहा कि पाकिस्तान के 3 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम ने वोट के जरिए पीपल्स पार्टी को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ममलिकत इत्तलात फारूक हबीब ने एक और ट्वीट में कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में अपनी बुरी तरह से हुक्मरानी से सनत और आम आदमी के रोज़गार को बंद कर रही है। वज़ीर ममलिकत ने कहा कि यकतरफा लॉकडाउन की बजाय NCOC के फोरम से कौमी सतह पर कोरोना वबा से निपटने के हवाले से फैसला साजी को अहमियत देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत के जिम्मेदारान को दिहाड़ीदार तबके की मुश्किलात का कोई एहसास नहीं, वो ऐसी गलती पहले भी कर चुके हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि कोरोना सूरत हाल से निपटने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी को आलमी सतह पर सराहा गया है। सिंध हुकूमत मुकम्मल लॉकडाउन से अपना ही नुकसान करेगी। तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने रावलपिंडी में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन CBI की हल्फबरदारी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कोविड के दौरान सैनिटरी वर्कर्स की खिदमत काबिल तहसीन हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 1140 मुलाजमीन को मुस्तकिल करेंगे। शेख रशीद अहमद ने कहा कि लई एक्सप्रेस मेरी ज़िंदगी का मिशन है। लई एक्सप्रेस की तामीर से इर्द गिर्द रहने वालों की ज़िंदगी बदल जाएगी। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि रावलपिंडी जल्द यूनिवर्सिटियों का शहर बन जाएगा। तकरीब के बाद मीडिया के सवालों के जवाब में वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि दुनिया ने कोविड के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान की स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी को सराहा है। सारी दुनिया ने इमरान खान के स्मार्ट लॉकडाउन को अप्रिशिएट किया है। अपने लिए खुद नुकसान करेंगे अगर इस तरह का लॉकडाउन करेंगे, और इसमें कोई हर्ज नहीं अगर तो आप इमरान खान के लॉकडाउन को कॉपी करें। मैं तो बहुत पहले कह चुका था कि नून से शीन निकलेगी। PTI रोज बरोज अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर पोजीशन में आ रही है। पाकिस्तान और चीन के तल्लकात हिमालय से बुलंद हैं। दुनिया की कोई ताकत हमारे तल्लकात को खराब नहीं कर सकती। अफगान सफीर की बेटी के मुतालिक बात करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि गिरफ्तार टैक्सी ड्राइवरों को छोड़ दिया गया है। तमाम हकाइक अफगान सफीर के सामने रखेंगे। शाहरुख शफी, PTV न्यूज़, रावलपिंडी। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा है कि इंतखाबी अमल को शफाफ बनाने के लिए हुकूमत ने इस्लाहात का अमल शुरू किया है। जमहूरी अमल की मजबूती के लिए अपोजिशन मुशावरती अमल में शरीक हो। मज़ीद तफसील बताएंगे फहद जावेद। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने रावलपिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अपोजिशन तनकीद बराए तनकीद की सियासत छोड़ दे। अवाम ने मुस्लिम लीग नून के बयानिए को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज ने अपनी इंतखाबी मुहिम में कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम का जिक्र तक नहीं किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोटिंग राइट्स देने के बारे में, और इसके अलावा भी अगर वो मुनासिब समझें जो उनकी तजावीज़ हों, उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए, तजावीज़ देना चाहिए और इलेक्शन रिफॉर्म्स में हिस्सा लेना चाहिए ताकि आने वाले इलेक्शन क्रेडिबल हों और कोई भी अपोजिशन जमात इलेक्शन हारने पे इलेक्शन जीतने वालों की जीत को चैलेंज ना कर सके। वफाकी वजीर गुलाम सरवर ने कहा कि PIA को मुनाफा बख्श इदारा बनाने के लिए इस्लाहात का अमल जारी है। दुनिया सारी में एविएशन सेक्टर जो है ज़वाल पज़ीर है। अब जो IATA की जो लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स आए हैं वो $400 बिलियन प्लस आए हैं। इतना इम्पैक्ट पाकिस्तान पे नहीं है कि जितना दुनिया पे। इस साल हमारा रिलेटिवली पिछले सालों से खसारा कम हुआ है। मिडल ईस्ट के लिए स्पेशल ऑपरेशन थे या जहाँ भी PIA ने स्पेशल ऑपरेशंस किए तो उनमें ऑपरेशनल रेवेन्यूज इंक्रीज हुए और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स कम हुए। गुलाम सरवर खान ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन खित्ते के अमन का जामिन है। उन्होंने कहा कि भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान में अमन कायम रहे। फहद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की फ़ालियत और कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए मुल्तान में इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को किसी सूरत रोल बैक नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इलाके की तरक्की के लिए रवा माली साल में खुसूसी फंड्स मुख्तस किए गए हैं। जनूबी पंजाब के लिए अलग मुलाजमतों में भी कोटा रखा गया है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि सूबे के क़याम तक सेक्रेटेरिएट को मुकम्मल इख्तियारात देने के लिए कोशिश हैं। हुकूमत की जानिब से मुतअद्दिद मराद की बदौलत तामीराती शोबे ने नुमायां तरक्की की है। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत मुल्क में तामीराती शोबे और मुंसलिक सनतों की 3 रोज़ा नुमाइश इस्लामाबाद में शुरू हो गई है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद।
पाक चीन दोस्ती सेंटर इस्लामाबाद में तामीरात और इससे वाबस्ता शोबों से मुतालिक नुमाइश का इफ्तिताह नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन अनवर अली हैदर और रावलपिंडी ईवान सनअत तजारत के ओहदेदारों ने किया। नुमाइश में टाइल्स, सैनिटरी, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंकों और तामीरात से मुतल्लिक सनतों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी और RCCI के ओहदेदारों ने कहा कि शहरियों की जानिब से हाउसिंग फाइनेंस के लिए बैंकों को 145 अरब की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें से 46 अरब के कर्जे मंजूर हो चुके हैं। इस वक्त तकरीबन 45,000 घरों पे काम शुरू है। ये सब कम लागत घर हैं। इसके अलावा कुछ 70,000 प्राइवेट सेक्टर के घर जो हमारे पास प्रपोजल्स आए हुए हैं, उन पर बड़ी जल्दी काम शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे भी जो बड़ी चीज़ है, ये हाउसिंग फाइनेंस और मॉर्टगेज का जो निज़ाम हुकूमत ने मुतारिफ कराया है और ये प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी सरपरस्ती और निगरानी में सब कुछ हुआ है। ये जो इवेंट है आइस का, जिसमें हमने चाहा कि जो बिल्डिंग मटेरियल है, प्राइम मिनिस्टर का जो पैकेज है कंस्ट्रक्शन के मुताबिक, उनको भी लाया दिखाया जाए लोगों को कि पाकिस्तान के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। हमारे पास बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ लोकल मैन्युफैक्चर हो रही है, उनको प्रमोट किया जाए और लोगों को उसके बारे में आगाही दी जा सके। यहाँ पे 25 से ज़्यादा लीडिंग ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के जो एग्जिबिट कर रहे हैं और बेसिकली हर सेक्टर से हमने एक आध ब्रांड, 2 ब्रांड लेने की कोशिश की है। इस एग्जीबिशन का मकसद ये है कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो इसको सपोर्ट करना। तामीराती शोबे की तरक्की के लिए फिक्स टैक्स, कम शरह और आसान शराइत पर कर्जों की फराहमी समेत कई मुराद दी गई हैं। इसके साथ निजी शोबे के लिए तामीराती मनसूबों की मंजूरी के तरीकाकार को भी आसान बनाया गया है। किसी भी मुल्क की इकॉनमी के लिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर की एक्टिविटी जो है उसको फ़रोग देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे लोगों को रोज़गार भी पैदा होता है और इकॉनमी के अंदर GDP ग्रोथ भी होती है और टैक्स रेवेन्यू भी बड़ा अच्छा इकट्ठा होता है। नेशनल बैंक ने 1 विंडो ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। कोई भी बंदा हमारे पास आता है, हम उसको कंप्लीट जो है ना फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। फॉर्म फिल करने से लेकर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने तक अंडर द वन रूफ जो है ना हम सारी फैसिलिटीज़ लोगों को दे रहे हैं। हुकूमत ने मुल्क भर में नई तामीरात को मुनज़्ज़म और माहौल दोस्त बनाने के लिए भी भरपूर इक़दाम किए हैं। तामीराती शोबे की तरक्की से मुल्क में इक़्तिसादी और तिजारती सरगर्मियों में इजाफे के साथ रोज़गार के मौके भी बढ़ेंगे। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। ज़राई शोबे की तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से मुतादिद इक़दाम जारी हैं। कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए किसान कार्ड के जरिए काश्तकारों की मुआवनत के साथ नए बीज भी मुतारिफ कराए गए हैं। ठट्टा से अली असगर अरबाब की रिपोर्ट। कपास की फसल का शुमार मुल्क की कैश क्रॉप में होता है, जिससे टेक्सटाइल की सनत को खाम माल फ्राहम किया जाता है। पाकिस्तान में काश्त होने वाली कपास को बेहतर मयार के बायस दुनिया भर में पसंद किया जाता है। मौजूदा हुकूमत की जानिब से ज़रूरी शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और किसानों की बेहतरी के लिए किसान कार्ड जारी किया गया है। किसान कार्ड के जरिए काश्तकारों को बीज और खाद कम कीमत पर फ्राहम की जा रही है, जबकि कम सूद और आसान इकसात पर कर्जे भी दिए जा रहे हैं। मुल्क में कपास की काश्त की खतरे की हद तक कमी को दूर करने के लिए ज्यादा पैदावार करने वाले कपास के बीज मुतारिफ कराने पर तवज्जो दी जा रही है, ताकि मुल्क का किसान खुशहाल हो और कपास की काश्त में इजाफा हो सके। 2004-05 को देखा जाए तो यहाँ पे तकरीबन 15 मिलियन बेल होती थी, जो अभी 5.5 मिलियन पे पहुँच गई है। गवर्नमेंट अगर तवज्जो दे तो ये वापस हम 15 से 30 मिलियन तक ला सकते हैं। मुल्क में कपास 5,500 से 6,000 फी मन किसानों से खरीद की जा रही है, जिससे कपास के काश्तकारों को फायदा हो रहा है। गवर्नमेंट को ये होना चाहिए कि रेट जो है ना कम से कम करे, ताकि हम ज़्यादा फसल करें। नकली बीज लग जाते हैं, ज़रूरी खाद मिलती है, तकरीबन 75% नकली लग जाती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मैं अपील करता हूँ, इन पे ध्यान दे। गवर्नमेंट सस्ता कर देगा, बोत लगाएगा, 10 एकड़ की जगह पे 100 एकड़ लगा देगा। इमरान खान की हुकूमत है, इसने तो हमारे से बहुत तावन किया है, काश्तकारी के लिए भी बड़ी कोशिशें की है। हुकूमत की बेहतर ज़रूरी पॉलिसी के बायस मुल्क में गंदम, चावल, गन्ने और मकई की बम्पर फसलें हुई है, जिससे मुल्क की मैशत के साथ साथ किसानों और काश्तकारों का फायदा हुआ है। मुल्क की मैशत और काश्तकारों के मफाद में कपास और उससे वाबस्ता सनत को मराद फराम करके बचाया जा सकता है। अली असगर अरबाब, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, झिरक, ठट्टा।
کانگو میں تعینات پاکستان آرمی کے ہیڈ کوارٹرز میں کثیر ملک کی مشترکہ میڈل پریڈ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ غیر مسلح حربی مشقوں کے ساتھ کلچرل شو اور عسکری بینڈ بھی پریڈ کا حصہ بنے۔ ISPR کے مطابق اقوام متحدہ کی فورس کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل مارکوس فونسو نے جوائنٹ میڈل پریڈ میں شرکت کی، جبکہ پاکستان آرمی کی جانب سے UN فورس کمانڈر مہمان خصوصی تھے۔ اقوام متحدہ کی تاریخ میں پہلی بار UN میڈلز تفویض کرنے کے لیے ملٹری نیشنل جوائنٹ میڈل پریڈ کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان، چین، انڈونیشیا اور یوروگوئے کے دستوں اور عسکری سویلین حکام نے شرکت کی۔ UN میڈل کا مقصد امن دستوں کی خدمات، بالخصوص انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کی جانے والی سرگرمیوں کو سراہنا ہے۔ ناظرین، آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کشمیر، اسلام آباد، بالائی وسطی پنجاب، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بالائی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں موسلادھار بارش کی بھی توقع ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت دالبندین، دادو، شہید بنظیر آباد میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کا حال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ اور ناظرین، آپ کو بتائیں کہ برصغیر کے عظیم گلوکار محمد رفیع کی آج 41ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ ان کے فن اور شخصیت کے حوالے سے دیکھتے ہیں داؤد اشفاق خان کی یہ رپورٹ۔ اپنی سحرانگیز آواز سے ہزاروں گانوں کو امر کرنے والے محمد رفیع 24 دسمبر 1924 کو امرتسر میں پیدا ہوئے۔ مادری زبان پنجابی تھی، لیکن دنیا انہیں اردو کے سب سے بڑے پلے بیک گلوکار کی حیثیت سے جانتی ہے۔ محمد رفیع نے استاد بڑے غلام علی خان سے گلوکاری کے بنیادی اسرار اور رموز سیکھے اور اپنے کام سے اپنے استاد کا نام مزید روشن کیا۔ تم نے مجھے دیکھا ہو کر مہربان، رک گئی یہ زمین، تھم گیا آسمان، جانے من جانے جان۔ محمد رفیع نے عظیم موسیقاروں کی دھنوں کو اپنی آواز سے سجایا۔ ان کا نام ہی گانے کی کامیابی اور مقبول محمد رفیع فن اداکاری سے بھی شغف رکھتے تھے اور انہوں نے 1947 میں دلیپ کمار اور ملکہ ترنم نور جہاں کی فلم جگنو میں ایک مختصر کردار بھی ادا کیا۔ تاہم بعد میں انہوں نے اپنی مکمل توجہ گلوکاری پر مرکوز رکھی۔ برصغیر کے اس عظیم گلوکار کو ہندوستان کی فلم انڈسٹری میں کئی رکاوٹوں کا سامنا بھی کرنا پڑا اور مسلمان ہونے کی بنا پر ان کے ساتھ متعدد بار امتیازی سلوک بھی کیا گیا، لیکن ان کے فن کے قدردانوں کی تعداد بھی لاکھوں میں تھی۔ محمد رفیع نے عظیم اداکار دلیپ کمار کے لیے کئی گیت گائے۔ اس زمانے میں یہ دونوں فنکار ایک دوسرے کے لیے لازم و دنیا سے رخصت ہوئے 41 برس بیت چکے ہیں، لیکن ان کا ہم اثر ابھی تک سامنے نہیں آ سکا۔ داؤد اشفاق خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔